जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज इस साल का ये पहला क्लास होगा और साथ ही आज का जो ये क्लास होगा ये आप सबों के लिए नया होगा। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पिछले साल तक हम लोग ग्रुप डी एग्जाम के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे, साथ में एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ, उसका भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो दो बड़ा एग्जाम था, एनटीपीसी और ग्रुप डी, उससे आप सभी निपट लिए हैं। अब आगे जो आपकी संभावित वैकेंसी है वो है एएलपी एंड टेक्नीशियन की, आरआरबी जेई की और आरपीएफ की। तो कहीं ना कहीं अब जो आपको तैयारी करनी होगी वो आपको इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होगी। आप सबों को मालूम है कि रेलवे का ग्रुप डी में अचानक से जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न था वो चेंज हो गया था, पूरी तरह से एनसीईआरटी के कट कॉपी पेस्ट पे आश्रित हो गया था। तो ठीक इसी तरह अगर हम लोग बात करें एएलपी एंड टेक्नीशियन की, आरआरबी जेई की या फिर आरपीएफ एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के अलग अलग सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन की, तो मेरे मित्र यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन और जो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका थियोरिटिकल टाइप होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट छुपा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरआरबी जेई या फिर आरपीएफ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये कैलकुलेटिव होते हैं, साथ में कंसेप्चुअल होते हैं। वहां पे आपको 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल टाइप मिल जाएंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, जो कि आपका कैलकुलेटिव होता है। लेकिन एएलपी एंड टेक्नीशियन जेई, क्योंकि ये टेक्निकल पेपर का एग्जाम हो जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल भी देखने को मिलता है, साथ में आपको कैलकुलेटिव भी देखने को मिलता है। और अगर आप सभी रेलवे के इस संभावित वैकेंसी के प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, तो मेरे मित्र आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, जो कि आपका होगा रेलवे फिजिक्स स्पेशल क्लासेस, जहां पे हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरआरबी जेई और आरपीएफ में पूछे गए फिजिक्स के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को पर डे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका पढ़ाई में मन भी लगे, पढ़ाई आपके ऊपर बर्डन भी ना हो। और साथ में सारे ऑप्शन को अगर हम लोग साथ में डिस्कस करते चले जाते हैं तो जो भी आपका पीछे का चीज है वो साथ साथ रिकॉल होते चला जाएगा। तो उसी कड़ी में आज का ये आपका पहला क्लास है। और ध्यान में रखिएगा कि इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? मेरे मित्र, आपका ऑप्शन है जल, दूसरा है लोहे का टुकड़ा, तीसरा है सोने का टुकड़ा और चौथा है आपका क्लोरोफॉर्म। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? बहुत सारे मित्र इसको वन लाइनर के रूप में याद किए होंगे कि गुरुजी जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, वो ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि गुरुजी विशिष्ट ऊष्माधारिता ये होता क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम लोग दूसरे शब्दों में विशिष्ट ऊष्मा क्षमता भी कहते हैं, और इसी को हम लोग इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे। जिस तरह आप सभी ने ग्रुप डी में अच्छा परफॉर्म दिखाया है साइंस को लेकर के, उसी तरह से आप यहां पे भी दिखा सकते हैं, बशर्ते कि आपको जरूरत है डे 1 से क्लासेस को करने की। ध्यान में एक और चीज रखिएगा कि जो भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे उनका डिस्कशन का नोट्स आप जरूर बनाइएगा। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और साथ ही साथ किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी क्या होगा, तो सर बहुत ही रेलेवेंट होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी हमारा पदार्थ हो, उसका हम इकाई द्रव्यमान ले लें। इकाई द्रव्यमान अगर कहीं पे भी बात कर रहे होते हैं तो हम लोग सिंपली 1 केजी की बात करते हैं, 1 ग्राम की बात करते हैं। मतलब जहां पे भी इकाई आएगा हम लोग एक समझते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में जितना आवश्यक उष्मा लगता है वही क्या होता है, तो सर उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि विशिष्ट उष्मा धारिता होती है।
इसको और सरल शब्दों में समझने का कोशिश कीजिएगा कि कोई भी आप पदार्थ ले लिए और आपको उस पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना करना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। उसका जो भी टेम्परेचर है उससे हमको मतलब नहीं है, उसके टेम्परेचर को हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर हम इतना बढ़ाएं या इतना बढ़ाएं, क्या देना होगा, उष्मा देना होगा। तो यहां पे अगर हम किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने के लिए कुछ ना कुछ उष्मा दे रहे हैं, तो यही उष्मा हमारा क्या होगा, आप सभी याद रखेंगे, विशिष्ट उष्मा धारिता होगी या विशिष्ट उष्मा क्षमता होगी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी कहेंगे कि कोई भी पदार्थ हो उसके इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होगी वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाएगा। मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे अपने इस टेक्निकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, एस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू Q बटा M डेल टी। क्या कहेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q बटा M डेल टी। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q, Q का मतलब क्या हुआ। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि Q का मतलब यहां पे हुआ उष्मा की मात्रा। Q का मतलब क्या हुआ, उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा। और साथ ही M क्या हुआ, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे M हुआ सर द्रव्यमान, जो हमने इकाई द्रव्यमान की बात की वही द्रव्यमान। और ये जो आपका डेल टी है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल टी। और ये डेल टी क्या है, ताप में वृद्धि। क्या है, ताप में वृद्धि। और हम सभी क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है वही क्या कहलाती है, आप कहेंगे सर विशिष्ट उष्मा धारिता या क्षमता कहलाती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट भी आपके लिए जरूरी है और आपके कई एग्जाम में इसका यूनिट भी पूछा जाता है। आप सभी याद रखेंगे कि जो विशिष्ट उष्मा क्षमता होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक होता है जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, जूल पर केजी पर केल्विन पढ़ेंगे। तो ये यूनिट भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट उष्मा क्षमता का मात्रक होता है, आप सभी कहेंगे जूल पर केजी पर केल्विन होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है, जल की होती है। धातुओं से भी ज्यादा इसकी क्या होती है, तो सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा क्षमता सबसे अधिक होता है, आप कहेंगे जल का। साथ ही आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऑप्शन में तो और भी चीज है, लोहा का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, क्लोरोफॉर्म। आप सभी समझ रहे होंगे कि लोहे के टुकड़ा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर लोहा धातु है, सोना भी धातु है, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर यौगिक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन है फोल्डर नेम, दूसरा ऑप्शन है फाइल साइज, तीसरा ऑप्शन है फाइल पाथ और चौथा ऑप्शन है फाइल एक्सटेंशन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एएलपीएन टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी जेई का तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ का, तो इस तीनों में आपको कंप्यूटर से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको थोड़ा बहुत आईटी लिटरेसी का भी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर लिटरेसी का। तो आप सभी अभी से ही अपने माइंड में इस चीज को भी सेट करेंगे कि कंप्यूटर का भी हल्का फल्का नॉलेज जो है वो हमारे पास हो। आप 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के ना लगा पाओ, अगर आप आरआरबी जेई लेवल वगैरह का सोचते हो तो कम से कम आप 5 से 7 क्वेश्चन तो आराम से लगा लोगे, अगर अभी से आप सिर्फ कंप्यूटर को फोकस करके रखते हो, अपने सिलेबस में शामिल करके रखते हो तो। बहरहाल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। फोल्डर नेम, फाइल साइज, फाइल पाथ, फाइल एक्सटेंशन, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र यहां पे सबसे पहला चीज समझने योग्य ये है कि गुरुजी ये फाइल टाइप क्या होता है। तो भाई मेरे फाइल टाइप आप सभी समझ रहे होंगे। अगर हम सिंपल बात करें एक फोटो की,
तो किसी भी फ्रेंड से अगर आप फोटो लेते हो तो वो आप कैसे ले सकते हो? तो आप कहते हो कि गुरुजी या तो हम जेपीईजी के फॉर्म में ले लेंगे या फिर हम लोग पीएनजी के फॉर्म में ले लेंगे। मेरे मित्र, अगर किसी से कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो आप किस फॉर्म में लेते हो? तो सर पीडीएफ के फॉर्म में ले लेते हैं। या अगर कोई वेब वगैरह का साइट है तो सर एचटीएमएल रूप में खुलता है। मेरे मित्र, आप सभी ने देखा होगा कि अगर कहीं से आपको फोटो आता है, चाहे वो जेपीईजी के फॉर्म में आए या पीएनजी के फॉर्म में आए, तो आपको जेपीईजी तो लिखा हुआ ही रहता है, साथ ही इससे पहले आपको एक डॉट लगा हुआ रहता है। पीएनजी लिखा हुआ रहता है, उससे पहले आपको डॉट लगा हुआ रहता है। पीडीएफ लिखा हुआ रहता है, लेकिन उससे पहले डॉट रहता है। यहां पे फिर आपको एचटीएमएल लिखा हुआ रहता है, लेकिन उससे पहले क्या रहता है? डॉट रहता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ, एचटीएमएल ये सब के सब क्या है? अलग अलग फाइल के प्रकार हैं। क्या है? अलग अलग फाइल के प्रकार हैं। और किसी भी फाइल को आप कैसे पहचानते हो? तो उसके एक्सटेंशन से पहचानते हो। एक्सटेंशन क्या होता है? तो सर डॉट के साथ जो लिखा हुआ रहता है, यानी कि डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, डॉट पीडीएफ, डॉट एचटीएमएल। कोई फोटो अगर आपका जेपीईजी के फॉर्मेट में आया है तो आप कैसे पकड़ते हो? तो आप कहते हो कि गुरुजी उसमें डॉट जेपीईजी लगा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये जो डॉट जेपीईजी है वो उस फोटो का क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। क्या है सर? फाइल एक्सटेंशन है। पीएनजी फॉर्मेट में आया तो आप कहेंगे सर डॉट पीएनजी क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। यानी कि कोई भी चीज हमारा जेपीईजी में है या पीएनजी में है या पीडीएफ में है या एचटीएमएल फॉर्म में है, इस चीज को हम कैसे पहचानते हैं? तो सर उसके एक्सटेंशन से पहचानते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, यानी कि फाइल के प्रकार को पहचाना जाता है। आप कहेंगे सर फाइल एक्सटेंशन से क्या किया जाता है? तो फाइल टाइप को पहचाना जाता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये फोल्डर नेम, तो भाई मेरे कोई भी फोल्डर बना लो और उसको आप अपने मन से लिख दो, पर्सनल इमेज या फिर लिख दो एजुकेशनल इमेज, तो वो क्या हो गया? फोल्डर नेम हो गया। फाइल साइज की बात करें तो किसी भी फाइल पे आप क्लिक करेंगे और उस पर राइट बटन दबाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो उस फाइल का पूरा आपको प्रॉपर्टीज जो है दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे फाइल कितना एमबी का है या कितना केबी का है वो भी दिखाई पड़ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, फाइल साइज को केबी और एमबी में हम लोग क्या करते हैं? तो सर मापते हैं। फाइल पाथ का मतलब हुआ कि फाइल जो आपका ट्रांसफर होता है उसके लिए रास्ता क्या होता है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। दूसरा ऑप्शन है कि यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। तीसरा है कि यह उत्तल दर्पण के मुख अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। चौथा है आपका यह मुख अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें से मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि कोई भी जो गोलाकार दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र क्या होता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ऐसा कोई भी दर्पण जिसका वक्रता केंद्र गोलाकार हो वो क्या कहलाएगा? तो सर गोलाकार दर्पण कहलाएगा। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि जो गोलाकार दर्पण यानी कि एस्फेरिकल मिरर है आपका, जो गोलाकार दर्पण यानी कि एस्फेरिकल मिरर है आपका, वो कितने प्रकार के होते हैं? आप कहते हैं गुरुजी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप कहते हैं एक होता है गुरुजी कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। एक को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं गुरुजी एक को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं और एक को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी ये जो एस्फेरिकल मिरर होता है ये किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? एक खोखला गोला है और इसी का एक भाग क्या होगा? अगर दर्पण बनाएंगे तो गोलाकार दर्पण हो जाएगा। मेरे मित्र, ये जो खोखला गोला है इसका केंद्र भी होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर इसी को 2 बराबर भाग में बांट दिया जाए, इसको अगर 2 बराबर भाग में यहां से बांट दिया जाए तो ये इसका केंद्र यहीं पे रहेगा। इसको हम इधर से रसदित कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये जो है ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और अगर हम इसको इधर से रसदित कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर यहां से यहां तक एक लाइन खींच देंगे और इसको हम क्या मानेंगे? दर्पण का ध्रुव, तो आप कहेंगे यहां पे फोकस पॉइंट होगा और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। और आप कहिएगा
कि गुरुजी ये जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र आपने बताया है, ये एक्चुअली में क्या है, उस खोखले गोले का वक्रता केंद्र है जिसका ये दर्पण क्या है, भाग है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक क्या होता है, भाग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु में क्या होते हैं, आप कहेंगे दर्पण का ध्रुव होता है, और दर्पण में जितनी भी दूरी मापी जाती है वे सब के सब दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव के पी से लेकर के जो फोकस पॉइंट एफ है, यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल दूरी कहते हैं। और इसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपका क्या होता है, स्मॉल एफ होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपका गोलाकार दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तित कहां से होगी, आप कहेंगे फोकस से होकर के जाएगी। कहां से परावर्तित होगी, तो सर फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगी। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकेंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, 0.20 हर्ट्ज, 625 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 100 हर्ट्ज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे इधर उधर हो गया है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन करा जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। कोई नाव जो है वो नदी में चल रहा है जो कि लहर से घिरा हुआ है, लेकिन उसका जो तरंगदैर्घ्य है लहर का वो कितना है, तो सर लेमडा जो है वो 125 मीटर है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा कितना दिया हुआ, 125 मीटर। फिर कहा जा रहा है कि चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकेंड है। मेरे मित्र जो तरंग चल रही है उसकी चढ़ाव की गति यानी कि क्रस्ट का जो गति है वो कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो तरंग का वेग है वो कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी, यानी कि नाव जो है वो जो पर सेकेंड हिल रहा है वो कितना हिल रहा है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अपने गति को प्रत्येक सेकंड में कितना बार रिपीट कर रही है। तो भाई मेरे यहां पे आपको लेमडा दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, यानी कि तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है और तरंग का वेग दिया हुआ है, तो तरंग की आवृत्ति ना निकलेगा। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है कि गुरुजी जो तरंग का वेग होता है, जो तरंग का वेग भी होता है, तरंग का वेग भी होता है, वो तरंग के तरंगदैर्घ्य और तरंग के आवृत्ति न्यू के गुणनफल के बराबर होता है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में तरंग का वेग दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड और तरंग का लेमडा दिया हुआ है 125 मीटर, तो क्या आप न्यू यानी कि आवृत्ति नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं गुरुजी, ये हो जाएगा 25/125। मेरे मित्र 25 एकम 25, 25 पचे 125, 1/5, ये कितना हो जाएगा 0.20 हर्ट्ज। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी तरंग है उसका जो वेग होता है वो उस तरंग के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। और मेरे मित्र ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि इस फॉर्मूला में से कोई भी दो चीज हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एक चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर हमको याद रहता है तो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। आपका ऑप्शन है चालकता, विकिरण, संवहन, और चौथा ऑप्शन है चालकता और विकिरण दोनों। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहां पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। ताप अंतरण का मतलब क्या हुआ? ताप अंतरण का मतलब हुआ ताप कैसे ट्रांसफर होता है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हीट के ट्रांसफर की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हीट के ट्रांसफर की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी तीन मेथड है। कौन कौन सा? तो पहला है कंडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग चालकता कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है?
तो आप कहते हैं कि गुरुजी नेक्स्ट है कन्वेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और तीसरा आपका कौन सा है, तो गुरुजी तीसरा है रेडिएशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों को यह मालूम है कि कंडक्शन के थ्रू जो उष्मा का ये चालन होता है किस में होता है, आप कहते हैं ठोस में होता है। कन्वेक्शन के थ्रू जो उष्मा का चालन होता है वो किस में होता है, आप कहते हैं द्रव और गैस में होता है। और अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये बिना माध्यम के भी क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है चालकता, विकिरण, संवहन। चालकता और विकिरण दोनों, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है संवहन, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी ऑप्शन मिसमैच है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी में संवहन है तो हमने ऑप्शन बी को पढ़ दिया। अब ऑप्शन कहीं पे भी रहे, आंसर हमको मालूम है तो आप उसको किसी भी ऑप्शन के साथ टिक कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी तो सी वाले पे होगा, आपने बी बोल दिया, तो वो जो सीक्वेंस है उसका उसकी गलती है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्रव और गैस में जो संवहन की प्रक्रिया होती है उसके पीछे एक वजह यह भी होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स गर्म होने के साथ ही क्या होते हैं, ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जो ठंडी मॉलिक्यूल्स होती है वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और ये प्रक्रिया क्या होती है, लगातार होते रहती है। मतलब ये हुआ कि गैस और द्रव के अणुओं को जब उष्मा दी जाती है तो उससे खुद ब खुद क्या निकलना शुरू हो जाता है, संवहन धारा निकलना शुरू हो जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा जा रहा है कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग बात करते हैं मानक कक्षीय तापमान की तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कहते हैं। और आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा कि मानक कक्षीय तापमान जो है वो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। कितना माना जाता है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि अमूमन अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये कहते हैं, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं किसकी, रूम की, तो कहते हैं कि गुरुजी ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन केल्विन में दिया हुआ है और मैंने आपको कई बार बताया है कि डिग्री सेल्सियस से अगर हमको केल्विन में जाना होता है तो डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, तो गुरुजी 273 जो है वो ऐड कर देते हैं। तो मेरे मित्र अगर हम लोग इसमें 273 ऐड करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 2 यहां 2 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 298 केल्विन। आप देखेंगे तो सर आपके किसी ऑप्शन में 298 केल्विन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं त्रुटि है, ऑब्वियसली है। यहां पे सिर्फ 98 केल्विन लिखा हुआ है, यहां पे आप 298 केल्विन लिखेंगे, ठीक है। अब 273, 198, 373, अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो सर सही और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलती था, उसको आप सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस 273 करेंगे, और अगर हमको केल्विन से किस में आना होगा, डिग्री सेल्सियस में आना होगा तो हम माइनस 273 करेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहां पे तो बात की गई रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ देता तो हम लोग क्या करते, तो आप सभी ध्यान में रखते क्या कि फ़ारेनहाइट में जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर माना जाता है वो कितना, तो आप कहेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी भी बात की जाएगी स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आप कहेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे पूछा जा रहा है कि गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब गैस का आयतन शून्य हो, गैस का दाब शून्य हो, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, गैस का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति कब होती है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं परम शून्य तापमान की तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है।
और ये वो न्यूनतम तापमान है जिससे कम तापमान संभव नहीं होता है। और ये किसके बराबर होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी 0 केल्विन के बराबर होता है। और आप सभी कहते हैं कि जब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, तब जो आपका टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है? परम शून्य तापमान कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि परम शून्य तापमान की प्राप्ति तब होती है जब हम लोग कहते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा पूरी तरह से शून्य हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि परम शून्य तापमान कितना के बराबर होता है, तो आप कहते 0 केल्विन के बराबर होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उत्प्लावन के सिद्धांत पे ही जहाज जो है वो पानी में क्या होता है? तैरता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शन है नील्स बोर, दूसरा ऑप्शन है केपलर, तीसरा ऑप्शन है केन रदरफोर्ड, और आपका सॉरी यहां पे आपका ऑप्शन फिर से गड़बड़ है। टाइपिस्ट कैसे कैसे कर दिया है, कोई बात नहीं है, आज से सुधर जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी और सी जो है वो अलग अलग है। बी के बाद यहाँ पे सी होगा और फिर डी होगा। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है सीधे सीधे कि उत्प्लावकता सिद्धांत का जो आधार है जिस पे जहाज पानी में तैरता है, उस सिद्धांत का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आप कहेंगे सर इसमें कोई शक नहीं है, हम सबों को मालूम है कि इस सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने करा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि गुरुजी ये सिद्धांत कहता क्या है? तो मेरे मित्र, आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत में बताया कि अगर किसी द्रव में किसी पदार्थ को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, अगर किसी द्रव में किसी पदार्थ को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो पदार्थ का जो भार होता है इसमें आभासी कमी देखने को मिलता है। और ये जो आभासी कमी होती है वो द्रव द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यहां पे कोई भी चीज जल में तैरता है वो किस सिद्धांत पे? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं कि जब किसी चीज को किसी द्रव में डुबोते हैं, तो जब उसको डुबोया जाता है तो ये जो उत्प्लावकता है, जिसको उत्प्लावन बल के नाम से भी जानते हैं, वो उत्प्लावन बल क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब किसी चीज को आप पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव में डुबोते हैं तो आप देखते हैं कि वो ऊपर की ओर आ जाता है। जो ऊपर की ओर आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी ये जो ऊपर की ओर आता है एक्चुअली में यही क्या है? उत्प्लावन बल है, बियॉन्स फोर्स है, जो कि क्या होता है? तो सर वस्तु पे ऊपर की ओर लगता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहां पे सिर्फ उत्प्लावन बल ही ऊपर की ओर नहीं लग रहा है वस्तु पे, एक बल और भी है जो क्या हो रहा है? तो सर वस्तु के नीचे की ओर लग रहा है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर वस्तु का भार कहते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर कोई वस्तु द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी हुई है तो उस पे ऊपर कौन सा बल लग रहा है? आप कहेंगे उत्प्लावन बल लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ब्यूएंट कहते हैं। और नीचे की ओर कौन सा बल लगता है? तो सर भार बल लगता है। कौन सा लगता है? भार बल लगता है। और ध्यान में रखिएगा कि किसी द्रव में डूबे हुए वस्तु पर लग रहे भार बल और उत्प्लावन बल क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे जो नील्स बोर है इन्होंने क्या बताया था? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग किसका नाम लेते हैं? तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल का नाम लेते हैं। बोर ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अलग वैज्ञानिक ब्यूरी के साथ मिलकर के बोर ब्यूरी स्कीम की खोज की थी। और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपके ऑप्शन में केपलर भी है, तो ध्यान में रखिएगा इन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। ग्रहों के गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। और मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम कितने हैं टोटल? तो आप कहेंगे 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। केन रदरफोर्ड, तो मेरे मित्र ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। जो रदरफोर्ड जिसे नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाता है वो दूसरे हैं। और ये जो केन रदरफोर्ड है ये क्रिकेटर हैं सर, ये क्रिकेटर हैं। तो आप सभी इसको साइंटिस्ट के रूप में याद मत कीजिएगा।
आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया था और ध्यान में रखेंगे कि रेलवे के अमूमन हर एक एग्जाम में रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी कि बंदूक के प्रतिक्षेप वेग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्या होता है ये, तो जब आप बंदूक से गोली फायर करते हैं तो गोली फायर होते ही बंदूक आपका पीछे की ओर आता है। तो बंदूक का गोली फायर होने के क्रम में पीछे की ओर आना ही क्या कहलाता है, बंदूक का प्रतिघाती वेग कहलाता है। मेरे मित्र आप समों को ध्यान में रखना है कि बंदूक का प्रतिघाती वेग को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला माइनस एम भी बटा एम होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये छोटा वाला m जो है ये गोली का द्रव्यमान है, ये क्या है, गोली का द्रव्यमान है, और साथ ही जो आपका ये v है ये क्या है, गोली का वेग है, क्या है, गोली का वेग है। और ये जो आपका बड़ा वाला m है ये क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये बंदूक का द्रव्यमान है। ये क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे बंदूक का द्रव्यमान है। हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसके रिगार्डिंग तो ये देख लेंगे कि यूनिट हमारा सेम है या नहीं है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0.01 केजी द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 केजी वजन की बंदूक से दागा जाता है और जो गोली की प्रारंभिक चाल है वो 250 मीटर पर सेकेंड है। यूनिट पूरी तरह से सेट है चेला। यहां पे हमको सिर्फ सॉल्व करना है, प्रतिघाती वेग निकालना है, फॉर्मूला माइनस एम भी बटा एम है। गोली का द्रव्यमान कितना है सर, तो सर गोली का द्रव्यमान 0.01 है और साथ ही गोली का वेग कितना है, तो गुरुजी 250 मीटर पर सेकेंड है। और मेरे मित्र बंदूक का द्रव्यमान कितना है, तो गुरुजी 5.0 केजी है। अगर हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो आप कहेंगे यहां से भी हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पे दो अंक है तो यहाँ पे भी एगो रख दीजिए। अब मेरे मित्र अगर सॉल्व करें तो ये आपका 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 25 से कम 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1/2, जिसको हम लोग -0.5 भी लिख सकते हैं या 0.50 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपका जो आज का ये सेशन था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और हाँ, अगर आप में से कोई भी मित्र किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए साइंस एक बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में, जो आपका सभी एग्जाम के लिए है। ये मैटर नहीं करता है क्या बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या बिहार एसआई के लिए पढ़ रहे हो या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप रेलवे के किसी अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो या फिर आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हो। इसमें आपको साइंस जो है वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक करवाया जाएगा। और मेरे मित्र इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई मित्र एएलपी और टेक्नीशियन का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं और उसमें भी अभी से ही आप लाइफ साइंस और जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं एक ही साथ एक ही बैच में, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस स्पेशल बैच में, जो कि आपका जनरल साइंस और बेसिक साइंस ईडी का कॉम्बो बैच है। इसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, हालांकि अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, अगले वीक से इसमें लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको अगर इन सभी बैच में से कोई भी बैच में इनरोलमेंट चाहिए तो ये कहां मिलेगा, ये द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और जिसको आप अपने गूगल प्ले स्टोर से फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य तरह के किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।